नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज के मुद्दे की बात करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रधानमंत्री जी राजस्थान के सीकर में बोल रहे थे। अब भाषण देने में तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जी का कोई सानी नहीं है। भाषण कला में महारत हासिल है, बोलते हैं तो बेलौस बोलते हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब मणिपुर पर बोलने की बात आती है तो संसद से चेहरा छुपाते हैं। संसद में नहीं आ रहे हैं, वहाँ गतिरोध हो रहा है, लेकिन वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, वहाँ वो बयान नहीं देना चाहते हैं। मणिपुर पर आप क्यों बचना चाहते हैं? और राजस्थान में जहाँ भाषण की बात आई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा आप चुनावी मोड में ही रहते हैं। आप चुनावी मोड में रहते हैं, भाषण में आप लच्छेदार भाषण देते हैं। लेकिन कल जो भाषण आपने दिया, जो आपने भाषण दिया राजस्थान में, आपने एक नारा दिया कि महात्मा गांधी ने कहा था, क्विट इंडिया का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका आपने व्याख्यान किया और उसमें कहा कि अब समय आ गया है कि महात्मा गांधी के जो दिए गए नारे पर कि भ्रष्टाचारी क्विट इंडिया, भ्रष्टाचारी भारत छोड़ो, परिवारवादी भारत छोड़ो, तुष्टीकरण करने वाले भारत छोड़ो। साथियों, हम जानते हैं कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। ये नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था। क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। ये आपने नारा दिया, लेकिन नारा बड़ा अच्छा है, सुहावना है, देखने में सुनने में बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपने उस नारे पर अमल किया? आज इसी की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि जो एक दल बना है, जो संगठन बना है, जिसने अपना नाम इंडिया रख लिया है, यूपीए से अब वो इंडिया हो गया है, तो वह कौन सा काले कारनामे हैं जिसको छुपाने के लिए यूपीए से अब उसको इंडिया कर लिया गया है। इंडिया शब्द जब से आया विपक्ष का, तब से प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी बहुत परेशान है। इनको न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। इंडिया शब्द से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? राहुल गांधी ने का एक बयान आया है, वीडियो में आप सुन सकते हैं। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना, जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं, और जैसे ही हमने नाम लिया, उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए
मोहब्बत की दुकानें खोलिए। और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया, हमने एक शब्द सोचा, बहुत पवित्र शब्द था, और उस पवित्र शब्द को प्रधानमंत्री जी लगातार गाली दे रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया इंडिया शब्द में? अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने इंडिया शब्द को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया, PFI से जोड़ दिया। इतना अगर सोच विकृत हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या आप उस विपक्ष को गद्दार बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, या उसका आतंकियों से संबंध बता रहे, जोड़ रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जैसे जो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा, वह बताना चाह रहे हैं? तो आपके लिए बता दें कि जो इंडिया में 26 दल हैं, 26 दल में लोकसभा के 143 मेंबर हैं, 143, राज्यसभा में 98 हैं, MLA 1934 हैं, और MLC 120 हैं, और जहां इनकी गवर्नमेंट है 11 स्टेट्स में गवर्नमेंट है। और जो टोटल लोकसभा का जो वोट है वो 45.5% है। वहीं 38 पार्टियों का देखा जाए, एनडीए का गठबंधन की बात कर ली जाए, तो लोकसभा में 322 मेंबर, राज्यसभा में 111, MLC 1745, MLA 1745, और जहां गवर्नमेंट है मिला के जो बनाई हुई हैं वो 16 जगह पर है, और लोकसभा में वोट है 30%। तो जिसको 45.5% वोट मिल रहा है, 11 राज्यों में सरकार है, उन विपक्षी दलों को आप ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं। क्या आप उस जनता का अपमान नहीं कर रहे हैं जिस जनता ने उनको वोट बनाया, जिस जनता ने उनको सांसद चुना, जिस जनता ने उन्हें विधायक बनाया, और जिन राज्यों में उनकी सरकार है? तो आप क्या उस जनता को गाली दे रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं? ये आपकी कैसी मानसिकता है? क्या आप इतने विचलित हो गए हैं इंडिया नाम से कि अब आपको ये भी सुध नहीं रही कि आप कह क्या रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किस भाषा पे जा रहे हैं, किस स्तर पर जा रहे हैं? क्या कभी देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस भाषा का इस्तेमाल किया है या इस भाषा पे गया है? रही बात, आपने विपक्षी दलों को परिवारवादी बता दिया। आप बीजेपी का परिवारवाद देख लीजिए। आपने जो पार्टियां जोड़ी, पहले उनकी ही बात कर लेते हैं। रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, उनके चाचा, उन्होंने भी जो पार्टी 2 हो गई थी रामविलास पासवान की, वो भी गठबंधन में, दोनों शामिल हैं, चाचा भतीजे। दूसरा, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, मांझी जी की पार्टी। किसकी बात करोगे? सभी तो परिवारवादी पार्टी। और आपके पार्टी का अगर परिवारवाद देख लिया जाए तो कल्याण सिंह आपकी ही पार्टी में थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा राजवीर सिंह सांसद हैं, उनका बेटा संदीप सिंह उत्तर प्रदेश में मंत्री है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह विधायक नोएडा से, उनके एक और बेटे नीरज सिंह, वो भी राजनीति कर रहे हैं, कभी वो भी लाइन में आ जाएंगे। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनके बेटा जयंत शाह क्या है? BCCI में सचिव। कौन सा टेस्ट दिया, कौन सी परीक्षा पास की जिसके कारण वो BCCI के सचिव बन गए? लेकिन जिनका परिवार नहीं है वो क्या करेंगे? तो परिवारवादी। अब सिंधिया की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बेटा दुष्यंत सिंह और उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कितने नाम? प्रवेश वर्मा सांसद हैं दिल्ली से, उनके पिता साहेब सिंह वर्मा थे, जो स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके बेटा भी। जहां आप जाओगे, जहां भी देखोगे, पीयूष गोयल
किसकी किसकी बात करोगे? जहां देखो अनुराग ठाकुर, परिवारवादी पूरी पर पार्टी, एक लंबी लिस्ट है जिसको गिनाया जा सकता है। और जहां तक भ्रष्टाचारियों की बात है तो भ्रष्टाचारियों की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले गए थे प्रधानमंत्री जी, और वहां उन्होंने कहा कि मैं जनता को एक गारंटी देना चाहता हूं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी देना चाहता हूं। 2-3 दिन बाद ही जिस एनसीपी पर निशाना साध रहे थे, 70,000 करोड़ का घोटाला बता रहे थे, खनन घोटाला बता रहे थे, बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला बता रहे थे, उन्हीं शरद पवार की पार्टी से शरद पवार के भतीजे को तोड़ करके और अपनी सरकार में शामिल किया, उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। इसके बाद उनको वित्त मंत्री भी बना दिया कि भैया खजाने की चाबी आप पकड़ लो। तो जो देश को लूटने वाले हैं, जिनको बता रहे थे कि ये लुटेरे हैं और देश को लूट रहे हैं, उन्हीं लोगों को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये आपकी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो भी भ्रष्टाचारी जाए वो धुल के साफ निकलता है, शिष्टाचारी बनकर के निकलता है? नारायण राणे की बात कर लें, किरीट सोमैया आरोप लगा रहे थे, नारायण राणे मंत्री हैं आपके साथ केंद्र में। शुभेंद्र अधिकारी जिनके पीछे सीबीआई ईडी लगी हुई थी, वो आपकी पार्टी में आ गए, तो आप विपक्ष के नेता हैं बंगाल में। मुकुल राय की बात कर लें, हेमंत बिश्व शर्मा जिनके खिलाफ आपने बुकलेट भी निकाल दी थी जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी में आए, आपकी पार्टी का चेहरा बन गए, हर चीज पर वो बयान देते हैं। और अब जो उनके खिलाफ जांच चल रही थी उसका क्या हुआ? सारी चीजें धुल के साफ हो गई। येदियुरप्पा हों, रेड्डी बंधु हों, जितने भी नाम गिनाएंगे, अडानी को ढाल बनकर बचाने वाला कौन था? आप ही थे, आपकी सरकार थी, उनको ढाल बना के बचा रहे हैं। और फिर भ्रष्टाचार का मामला अगर जोड़े, ईडी ने 95% विपक्ष के नेताओं पर ही छापे मारे, उनको ही परेशान किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और ईडी के जो डायरेक्टर जिनका कार्यकाल आपने बार बार बढ़ाया, तीसरी बार बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उनको समय दिया था 31 जुलाई तक का, 1 अगस्त को नया ईडी डायरेक्टर आ जाए। फिर सरकार दौड़ी दौड़ी पहुंची सुप्रीम कोर्ट और गुहार लगाने लगी, माय लॉर्ड मुझे तो संजय मिश्रा ही चाहिए, मेरे पास कोई अधिकारी नहीं है। उनका कुछ सितंबर तक कार्यकाल बढ़ा, शायद 1 सितंबर तक रहेंगे। तो ये किस लिए? ये इसीलिए कि आपकी जो राजनीति की सीढ़ी है वो ईडी से ही आप चढ़ी जा रही है। ईडी के माध्यम से आप विपक्षी नेताओं को परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं भ्रष्टाचारियों के। आपका जब गठबंधन होता है तो आप अजीत पवार को बुला लेते हैं, पहले चाचा भतीजे की जोड़ी बता रहे थे, भ्रष्टाचारियों की जोड़ी बता रहे थे, उन्हीं अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये है आपकी कथनी करनी में अंतर। ये आपका है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाने की गारंटी, उनको बड़ा पद देने की गारंटी, उनको बड़ा मंत्रालय देने की गारंटी। आप इंडिया नाम से इतने बौखला गए, यह नहीं होना चाहिए था। बीजेपी के एक नेता है, बिहार के प्रवक्ता रहे, उन्होंने मणिपुर के मामले को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता पद से बिहार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर देख करके बड़ा बुरा लग रहा है कि जब बेटियों की नग्न परेड कराई जा रही है और सरकार और प्रधानमंत्री मोदी उस पर खामोश हैं, चुप हैं। वो कारण है। देखिए, मैं काफ़ी दुखी मन से अपने आदरणीय अध्यक्ष नड्डा साहब को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को मेल किया कि इस घटना से पूरा देश, मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को पूर्ण नग्न करके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जुलूस के शक्ल में, पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करें। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ने भी उन्हें संकेत दिया, उनको भी बोलना पड़ा कि मैं कार्रवाई करूंगा, उसके बाद भी कार्रवाई करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी? भाजपा बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू सनातन की बात, राष्ट्रीय सनातन धर्म की बात करती है। क्या सनातन धर्म में है कि अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर घुमाओ, भारतीय बेटियों को अपमान करो? तो हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक मानवता के कारण इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया। क्या आपने पार्टी आला कमान से कोशिश की थी बात करने की इस मुद्दे को लेकर? मैं दिल्ली गया, 5 दिन तक रहा, अभी लौटा हूँ। सबसे संपर्क किया, हमको कहा गया कि आप डिबेट इसके पक्ष में कीजिए।
मैं कहा कि इस मुद्दे पर मैं पक्ष में नहीं बोल सकता, मैं नहीं गया। और इस मुद्दे को आने के बाद मैंने निर्णय लिया कि ये लोग कोई सुनने वाला नहीं, ये लोग सत्ता का लोभी है, सत्ता के लिए सारा काम करता है। ये लोग बहन बेटी और देशवासियों के लिए कोई इनको फिक्र नहीं है। क्या विपक्ष हमें उस पार्टी में एक पल भी नहीं रहना है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा भी दिया और इसके अलावा पोस्टर भी लगा दिए। ये है वहीं जहां प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, विपक्ष के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी ने बोला कि ये कितना भी नफरत फैलाएं, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आप लोगों का काम है कि जहां नफरत हो वहां पर मोहब्बत की दुकान खोल लेना। तो आप जहां नफरत हो वहां पर मोहब्बत की दुकान खोलें, और मणिपुर में भी हम यही करेंगे। वहां भी जहां नफरत इन्होंने फैलाई है वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत अच्छा नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही आपका काम है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में इन्होंने नफरत की बाजार खोली, चलिए हम जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं वहां आप जाके मोहब्बत की दुकान खोलिए। एक कहा कि अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए इन्होंने यूपीए से अपना नाम इंडिया रख लिया। अरे भाई, आप लोग तो नाम बदलने में माहिर है। गली से लेकर के स्टेशन तक, स्टेशन से लेकर गली तक सारे नाम बदल दिए। कौन से नाम आपने नहीं बदल दिए? पता है ना, अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जहां वो रहे, जहां उनकी इतनी बड़ी, उसका भी नाम आपने चेंज कर दिया उसमें। और यूपी नाम आपने क्या जनसंघ से पार्टी का नाम बदल करके भाजपा नहीं किया? तो आप कौन से काले कारनामे आपकी पार्टी छुपा रही थी, उसकी भी बात कर लें हर जगह। और अभी कल ही योगी आदित्यनाथ जी ने आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके मनकामेश्वर मंदिर किया है। नाम बदलना तो आपका चुटकी का खेल है। इलाहाबाद का नाम आपने ही बदला, प्रयागराज कर दिया। जगह जगह हम नाम बदलते रहते हैं। मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किसने किया? आपने ही किया। तो जो सरकार ने काम किए हैं और जो गारंटी बता रहे हैं कि सरकार तीसरी इकोनॉमी बड़ी बना देंगे, ये वही देश है जहां पांचवी अर्थव्यवस्था तो बना, लेकिन हम प्रति व्यक्ति आय में 128वें नंबर पर हैं विश्व में। सभी लोग यही चाहते हैं कि आप 5वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आय को लाइए, तब जाके माना जाएगा कि देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और जहां तक वादों की बात, आपकी पूरी लिस्ट है, उन वादों पर अगर नजर डालेंगे तो समझ में आ जाएगा। चाहे वो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो हर साल युवाओं को, या फिर बुलेट ट्रेन लाने की बात हो, काला धन वापस लाने की बात हो, जो गांव सांसदों ने गोद लिए थे उनकी बात हो, आप देखेंगे तो कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी। और यही चल रहा है। देखते हैं इंडिया नाम कहाँ तक इनको कष्ट देता है। इंडिया पर अभी ये और क्या क्या बोलने वाले हैं। इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई कि पूरी भाजपा इंडिया शब्द को गाली देने में लग गई है। और ये कहाँ तक चलेगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने खड़ा है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। इससे पहले कि इस वीडियो को बंद करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।